शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज शंखनाद उस सिस्टम के खिलाफ जो पानी में डूब रहा है। आज शंखनाद उस तैयारी के खिलाफ जो यास की हल्की सी आहट में ढेर हो गया। आज शंखनाद उन दावों के खिलाफ जो सिर्फ कागजों में ही है। कैसे रांची का एक गांव एक के बाद एक 3 पुल अपनी आंखों के सामने ढहते हुए देखता है। कैसे बिहार में बारिश आफत बन गई है लोगों के लिए, तो राजस्थान का एक गांव पानी के लिए कैसे तरस रहा है, आपको दिखाएंगे ये तमाम खबरें। लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर जारी सियासत है। शो की शुरुआत पटना के एक अस्पताल की बदहाली की खबर के साथ करेंगे, जहां पर सिस्टम पानी में पूरी तरह से डूब गया है। देखिए, अस्पताल में पानी की भरमार है। नीतीश कुमार कोरोना के संक्रमण के लिए ऐसे जल जमाव बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। मरीज लाचार है। नीतीश कुमार है। कोरोना में जो अगर पॉजिटिव रहेंगे और हम लोग भी इस तरह से हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं। अव्यवस्था का अंबार है। नीतीश कुमार है। देख रहे हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। इतना हाल फिलहाल में ये रोड बना है। वाह रे सुशासन, वाह रे विकास, वाह रे दावे और वाह रे यास। यहाँ डूब गई हैं दवाइयाँ, डूब गया है वार्ड, डूब गया है केबिन, डूब गया है पटना का एनएमसीएच कोविड अस्पताल, और इसके साथ डूब गए हैं वो दावे जिस पर तैर रहा है ये लाचार सिस्टम। शुरुआत ही है, अभी तो हमारा पूरा मानसून आना बाकी है और अभी से ऐसे हालात हैं। और अभी पता है कि कोरोना का संक्रमण भी फैला हुआ है और कोरोना के संक्रमण के लिए ऐसे जल जमाव बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना में जो अगर पॉजिटिव रहेंगे और हम लोग भी इस तरह से हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं। हम लोग तो जान को खेल करके ही वर्क कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कोविड का इलाज कराना है तो दरिया से होकर जाना है। जिस मरीज को इलाज की जरूरत है वो बदहाली से जूझ रहा है। बैठने के लिए कुर्सी तो है लेकिन वो तैर रही है। डॉक्टर नर्स का कुछ भी अच्छा हाल नहीं है। कोविड के साथ पानी से भी एक अलग ही जंग लड़ रहे हैं ये। जिन दवाइयों पर जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी थी वो तैर रही है। वार्ड स्विमिंग पूल बन चुके हैं। कोविड की टेस्टिंग जारी है लेकिन कोविड के साथ कई बीमारियों की यहां आने की तैयारी है। मरीज लाचार हैं, जिंदगी बेहाल है और अस्पताल वाले बताते हैं कि यहां का तो हर साल यही हाल है। हमारे वार्ड पार्षद जी बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत ही अच्छा काम किए हैं। लेकिन पानी तो लगा हुआ है। हम देख रहे हैं कि ये घरों में पानी चला गया है, दुकानों में पानी। आगे का पानी अभी खींच रहा नहीं है, इसी वजह से यहाँ जल जमाव जमा हो गया है। ये कोई गांव नहीं, कोई कस्बा नहीं, ये हाल बिहार की राजधानी का है। यहाँ सूबे के आला नेता रहते हैं, जहाँ सूबे के अफसर रहते हैं, जहाँ सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये सब पर सवाल है। यहाँ मुसीबतों के नाम बदल जाते हैं लेकिन नहीं बदलती ये लाचारी, नहीं बदलता ये सिस्टम। इस बार मुसीबत यास का नाम लेकर आई है। पूरे पटना में मानो तबाही छाई है। यास चक्रवात की वजह से बिहार के अधिकांश जिलों में गुरुवार शाम से ही बारिश हो रही है और महज कुछ घंटों की बारिश के बाद पटना के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त हम पटना के सब्जी बाग लंगरटोली इलाके में हैं और तस्वीरें आप देखिए कि जो नाले हैं वो पूरी तरीके से चौक हो चुके हैं और जो नगर निगम के कर्मचारी हैं वो फिलहाल सफाई कर रहे हैं और जो वाटर लॉगिंग है इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। इतना हाल फिलहाल में ये रोड बना है, चेम्बर में खुला है। नगर निगम आने के कोई नहीं कि हाँ आ जाए चेम्बर खोल दे। कितना परेशानी हम लोग को हो रहा है सुबह से। कुछ सब्जी लाने जाइए तो पूछना पड़ता है कि चेम्बर कहाँ खुला हुआ नहीं खुला होगा। सिस्टम कह रहा है हम लाचार हैं, पटना का बुरा हाल है, कुछ तो करो सरकार, बिहार में क्या यही है बहार। राजेश कुमार झा के साथ उत्कर्ष, पटना, आज तक। देखा आपने हर जगह पानी पानी। आज तक ने आपको सहरसा में अस्पताल की बदहाली की तस्वीर दिखाई थी, जहां आज तक की खबर का अब असर दिखा है और नीतीश सरकार ने अस्पताल के लिए नर्सों की भर्ती के आदेश दिए।
लेकिन ये आदेश भी इंतजाम के सामने फेल हो गया। सहरसा में बारिश के बीच भर्ती के लिए भारी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसे संभालना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। हमारे संवाददाता रोहित सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में बेरोजगारी की मार और साथ ही यास तूफान का कहर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको पीछे दिखा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये सहरसा जिले के सदर अस्पताल में की तस्वीरें हैं, जहां पर आज नर्स बहाली के लिए जो है उसके लिए इंटरव्यूज का आयोजन किया गया है और 67 पदों के लिए जो है यहाँ आज जो है इंटरव्यूज के लिए जो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से इतनी ज़्यादा संख्या में जो है वो कैंडिडेट्स यहाँ पर पहुँचे हैं। जिस तरफ भी आप नज़र घुमाइए आपको सिर्फ लोग ही लोग जो हैं वो नज़र आएंगे। और साथ ही मुश्किल यास तूफान की वजह से भी, क्योंकि बिहार में पिछले 48 घंटों से लगातार जो है वो बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई जगहों पर जो है, अगर सहरसा की बात करें तो जल जमाव की स्थिति भी पैदा हो गई है। और इस तरफ आपको हम दिखाते हैं, यहाँ देखिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भी जो है लोगों की भारी भीड़ जो है वो देख सकते हैं। अपना फॉर्म्स जो है ये भरने के लिए यहाँ पर जमा करने के लिए लोग आए हैं। और ख़ास बात ये भी है कि लॉकडाउन का समय है, इसके बावजूद यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 67 पदों के लिए जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे हैं। लोग इंटरव्यूज के लिए आई हैं? जी सर। कहाँ से आई हैं आप लोग? हम समस्तीपुर से आए। समस्तीपुर से आई हैं जी। तो एक तो बेरोजगारी की समस्या है, ऊपर से तूफान से भी बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल हो रहा है सारा, लेकिन यहाँ हमको नहीं लगता है जो कुछ होने वाला है कैंडिडेट को जैसे देख के। कुछ नहीं कहेंगे सर, ये सब सिर्फ ऐसे है। बढ़ेगा घटेगा थोड़ी, तो कोरोना बढ़े वाला उपाय है। कोरोना बढ़ेगा नहीं देखिए सर कितना भीड़ भाड़ है, बाप रे बाप। सिस्टम सरकार का कोई चीज सही नहीं है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है सर। अगर सिस्टम सही रहे, इन्होंने कुछ दिन पहले रजिस्ट्रेशन करवाया पटना में सारे कैंडिडेट को बुला के, फिर वो रजिस्ट्रेशन का क्या हुआ? आज तक उसे कुछ नहीं है। सिस्टम को सही करना होगा तभी जाके ये सब सही हो पाएगा। लोग 67 पद की जो यहाँ पर आज इंटरव्यू लिए जा रहे हैं उसके लिए लोग देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में यहाँ पर इंटरव्यूज के लिए जो है वो पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन आनंद कुमार और धीरज कुमार सिंह के साथ रोहित सिंह, सहरसा आज तक। वैसे सिस्टम सिर्फ बिहार में ही पानी में नहीं डूबा है, झारखंड का भी बुरा हाल है और यहां भी राजधानी रांची इस बीमार सिस्टम का शिकार है। 3 साल पहले बना एक पुल यास तूफान के बाद बदले मौसम में ढह जाता है। पुल का अभी ठीक से उद्घाटन भी नहीं हुआ और वो पहली बारिश झेल नहीं पाया। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है गुनहगार? यह पुल अपने आप में कई सवाल लेकर गिरा है और सरकार से सीधे सवाल कर रहा है। ये सिस्टम नहीं, सरेंडर है। आंधी आती है, उड़ जाता है, बारिश होती है, बह जाता है, महामारी आती है, फेल हो जाता है, आफत आती है तो ढेर हो जाता है। न इंसान को बचा पाता है, न इंसानियत को। ये सिस्टम नहीं, सरेंडर है, जो कमजोर हो चुका है इस पुल की तरह, जो खोखला हो चुका है इस नींव की तरह। दावे तो बड़े बड़े थे, लेकिन यास तूफान के बाद ही बारिश रांची में कांची नदी पर बने पुल को रेत की तरह ढहा ले गई, बहा ले गई। ये हराडीह टू बूढ़ाडीह ये पुल जोड़ता है। ये देखिए किस तरह से पुल जो है पानी के बहाव को नहीं झेल पाया। और यहाँ पे एक बड़ा कारण ये बताया जाता है कि माइनिंग की जाती है, अंधाधुंध माइनिंग जो है बालू की जाती है। और जब पिलर के नीचे से बालू ही गायब हो जाएगा
तो जाहिर तौर पे पानी का दबाव जितना तेज करंट था साइक्लोन में, यास तूफान जब आया, यास चक्रवात जब आया, तो पानी का फ्लो इतना तेज था और नीचे बालू नहीं थी, जिसके वजह से ये ब्रिज जो है आप देख सकते हैं कि कैसे धंसा है। तो जाहिर तौर पे यहाँ से लोग माइनिंग निकालेंगे और अनसाइंटिफिक माइनिंग करेंगे, जिसका नतीजा जो है ये बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ये अच्छी बात थी कि उस वक्त पुल पर कोई था नहीं तो जैसे जो है आर्थिक नुकसान हुआ है, काफी लोगों की जान भी जा सकती थी। पुल की कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन 2 मौसम की बारिश के बाद ही पुल 2 टुकड़ों में टूट गया और इसके साथ ही टूट गई गांव वालों की उम्मीदें, जिनका सहारा था ये पुल। आज उन्हें एक बार फिर कांची के किनारे पर लाकर इस सिस्टम ने खड़ा कर दिया है। प्रशासन से लेके स्थानीय जनप्रतिनिधि हो या फिर स्थानीय दबंग जो व्यक्ति हैं, उन लोगों की मिलीभगत से ये जो आज हादसा हुआ है, सबसे बड़ा कारण यही रहा कि लोग आवाज नहीं उठा पाए। पहले कई बार उठाने का प्रयास भी किया। बुढ़ाडी हर्राडी पुल है जो टूट कर गिरी है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही साथ जो भी दोषी संवेदक और अभियंताओं के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। चूंकि हम लोग का ही क्षेत्र में, हम लोग का 10 किलोमीटर के सर्कल में आज 3 पुल धंस गया है। मजाल है कि इलाके में पुल टिक सके, मजाल है कि कांची नदी को ये गांव वाले आराम से पार कर सके, क्योंकि यहाँ सब गोलमाल है। ये पहला पुल नहीं है जिसे लोगों ने टूटते हुए देखा है या टूटते हुए देख रहे हैं। यहाँ तो पुल भ्रष्ट सिस्टम नारियल की तरह फोड़ता है। 1-2 नहीं बल्कि 3 पुल यहाँ इसी तरह जमींदोज हो चुके हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। कुल मिलाकर पूरा जो है कहीं ना कहीं कार्टेल जो है एक कार्टेल काम कर रहा है, एक जो है सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसके वजह से इस तरह की घटना घटी है। पहले भी इस तरह की घटना पहले भी घट चुकी है। पुल जो है वही उसी संवेदक को दिया गया था और उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया और नया काम जो है रिवार्ड के रूप में उसे दिया गया, जिसके बाद जो है ये पुल जो है इसको भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये धंस चुका है। लोगों के अरमान के साथ पानी के तेज धारा में ये पुल भी बह गई है। आखिर कौन है जिम्मेदार, आखिर कौन है गुनहगार? कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच राजनीति का घालमेल है। संबंध में निश्चित तौर से हम लोग करेंगे कि पुल क्यों टूटा, सबसे पहले तो जांच हो और उससे पहले हो कि पुल कम से कम वापस से फिर से बनाया जाए, ताकि लोगों को जो एक बड़ा लाइफलाइन है ये पुल, तो जब तक नहीं बनेगा तब तक तो मान के चले इधर के लोग इधर और उधर के लोग उधर वाली स्थिति हो रही है। लेकिन उससे पहले ज़्यादा जरूरी है कि जिस तरीके से पुल का धंसना, पूर्व में भी एक पुल जिस तरीके से धंसा था उसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली और संभवतः मुझे लगता है कि दोनों पुल के काम करने वाले एक ही कॉन्ट्रैक्टर हैं और उन्हीं का काम में इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। ये तो सबसे बड़ा सोचने की बात है। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको जांच तो करवाएंगे। कभी भूमाफिया तो कभी भ्रष्ट कंपनियां, नाम बदल जाते हैं, लेकिन गांव वालों की किस्मत नहीं बदलती। पुल बनते हैं, उम्मीदें बनती हैं, लेकिन ताश के पत्तों की तरह वो बिखर जाती हैं और कांची नदी की लहरें मानो उन्हें चिढ़ाती हैं, ठेंगा दिखाती हैं। सुजील गुप्ता के साथ सत्यजीत, रांची, आज तक। आम जनता का पैसा भ्रष्टाचार की वजह से ताश के पत्तों की तरफ बिखरता हुआ इन तस्वीरों में आपने देखा। आगे बढ़ते हुए एक और यास तूफान के बाद आई बारिश सिस्टम की लगातार पोल खोलती है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। प्यास बुझाने के लिए लोगों को मीलों का सफर तय करना पड़ता है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। के बीच किस तरह से अगर आपको पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़े तो कितना मुश्किल हो जाए, खासतौर उन कोरोना पीड़ितों के लिए जो गांव में इस बीमारी से जूझ रहे हैं। दिरदेसर चौटानिया गांव का हाल भी यही है, जहां पानी 700 फीट तक पहुंच गया है और आलम यह है कि जो पानी के स्रोत है वो सब खराब पड़े हैं। यहाँ गांव वाले हैं हमारे साथ और वो खुद बयां करेंगे अपना दर्द, क्योंकि महामारी के साथ साथ पानी की किल्लत दोहरी मार। सरपंच साहब, पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। एक ट्यूबवेल तो हमारा बंद पड़ा है 3 महीने से, उसका हमने प्रशासन को लिख के दे दिया है। प्रशासन हमारी बिल्कुल सुनाई नहीं कर रहा है। एक 20 दिन से कल ट्यूबवेल चालू करवाया है, एक बंद पड़ा है हमारा। इसलिए पानी की बहुत ज्यादा समस्या है।
और लगातार पीड़ित भी हैं, बीमारियां भी हैं और पानी नहीं है। बीमारियां भी है। पानी की समस्या को लेकर अगर किसी अधिकारी के पास हम जाएं तो वो इस कोरोना की आड़ में सुनाई नहीं कर रहे हैं। जैसे दरकी है डूंगरगढ़ की भूमि, वैसे ही दरके हैं इन लोगों के दिल। जैसे तपती है ये मरुभूमि, बिल्कुल वैसे ही तप रहे हैं बगैर पानी से यहाँ के लोग। घर में पानी नहीं है, लेकिन राजस्थान की सरकार के मातहत कहते हैं कि अभी लॉकडाउन है, तब तक प्यास को काबू में रखो। मत कहो कि पानी नहीं है, मत कहो कि प्यासे हो। पोखर, कुएं और नल सूखे हैं, ये भी मत कहो। लॉकडाउन में कैसे गुजारा होगा भैया? पानी तो घर में हर चीज के लिए जरूरत, कैसे गुजारा होगा बताइए? यहाँ करीब 1000 घरों की बस्ती है। 1000 घरों से ज्यादा की बस्ती है, जिनमें 4 ट्यूबवेल है। चारों में से सिर्फ 2 चल रहा है, वो भी सही तरीके से नहीं चल रहा है। कभी उसमें तकनीकी खराबी हो जाती है, कई बार पाइपलाइन फॉल्ट हो जाती है, कई बार केबल फॉल्ट हो सकती है। इसी वजह से क्लियर नहीं चलता है। ये देखिए, यहाँ पे राजस्थान के हर गांव में इस तरह से आपको प्याहू मिल जाएगा, पर यहाँ के प्याहू भी एकदम सूखे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी के लिए जो है त्राही मची है। इनके लिए एक बूंद पानी ही इनका मुकद्दर है। पूरा गांव प्यासा है, ये प्यास सरकार को नहीं दिखती। आलम ये है कि यहाँ पे गांव वाले अपने गांव का घर छोड़ के अब खेतों में रह रहे हैं कि कहीं खेतों में जो है अपनी डिग्गी खोद के वहाँ पे पानी से गुजर बसर हो जाए। आइए चलते हैं गांव के भीतर और देखते हैं कि कैसे घर की रसोई से लेके अपने आंगन तक बिना पानी के कैसे सूखा पड़ा है इस गांव में। गांव के अंदर घुसते हैं तो पाते हैं कि यहाँ जल का जंजाल है। गांव में पानी कैसे आता है वो देख लीजिए पहले। सूखते कुएं और दरकती धरती और इस सब के बीच पानी की किल्लत। इस ऊंट के सहारे गांव सीताराम बाबा पानी पहुंचा रहे हैं और पानी की जो एक ट्यूबवेल चल रहा है उससे पानी लेके ये लगभग 90 लीटर पानी इस टंकी के जरिए पहुंचाते हैं। कितने घरों में आप पहुंचा देते हैं? कितना पैसा लगता है? कोई 5-7 ग्राम है। 5-7 ग्राम में 50 रुपया टंकी। हाँ। और कोई 100 रुपये लेता है। 90 लीटर पानी लेकर एक शख्स अपनी ऊंट गाड़ी में आता है और कुछ घरों में पानी पहुंचाता है। जिसे पानी मिल गया उसे किस्मत वाला समझिए। इधर गांव में कोई पानी लेकर आए, इस आस में गांव की महिलाएं खाली घड़ा लेकर आती हैं। ऐसे ही एक जगह बैठ जाती हैं, इंतजार करती हैं और पानी के इंतजार का गीत गाती हैं। पानी की आस में गांव वाले एक सूखे कुएं के पास कुछ यूं ताक कर नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं कि कब पानी का टैंकर आएगा या कब ट्यूबवेल ठीक होगा। अब देखिए, सब गांव की महिलाएं अपने मटकों को लिए हुए यहाँ पे आती हैं, दूर अपने घर से चल के, और यूं ही सूखा गड़ा लेके वापस भी चली जाती हैं। दीदी, कितनी समस्या है पानी की? पानी की बहुत समस्या है। पानी पीने के लिए नहीं है, कुआं खराब हो गया, 5-7 दिन होने लग गया। थोड़ा बहुत जारी हुए तो इनमें कोई पानी आवे कौन नहीं, सफाई एकदम खराब है। इन महिलाओं का, बच्चों का, बुजुर्गों का, बच्चियों का दर्द एक जैसा है। कैसे भी करके कोई पानी दिला दे। पूछिए कैसी तकलीफ होती होगी उस बुजुर्ग को जो अपने बच्चों को प्यासा देखता है, आंखें भर आती हैं, मगर मटका खाली रह जाता है। बच्चे पानी का इंतजार करते हैं, खाली डब्बा बजाते हैं। पानी मिला तो खुश, नहीं मिला तो मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। कितनी बारी पानी भरने आना पड़ता है तुमको? रोज दिन 1 घंटे तक मिलता है पानी? पानी को सिसकते। हालात बदतर हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि डूंगरगढ़ एक एक बूंद के लिए भी प्यासा है। पानी का संकट गांव में मंडरा रहा है। गांव वाले गुहार लगा रहे हैं और नौकरशाह लॉकडाउन का बहाना बना रहे हैं। विडंबना तो ये है कि उसी महामारी से लड़ने के लिए जरूरत ये है कि गांव-गांव में स्वच्छ और साफ पीने का पानी मुहैया कराया जाए,
मगर आज हर एक गांव पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज है। कैमरा पर्सन सत्या रोत्रे के साथ मौसमी सिंह, डूंगरगढ़, आज तक। विडंबना ही तो है, इतने सालों बाद भी पानी के लिए तरसता हुआ ये गांव। आगे बढ़ते हुए अब आपको एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। भरतपुर में दिन दहाड़े एक डॉक्टर दंपति को गोली मार दी गई। मृतक की पहचान डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी डॉक्टर सीमा गुप्ता के रूप में हुई है। आज डॉक्टर दंपति अपने निजी चिकित्सालय से गाड़ी में सवार होकर जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में गाड़ी रोककर किसी अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर दोनों की हत्या कर दी। पूरे मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं और इन्हीं के आधार पर अब पड़ताल लगातार पूरे मामले की जारी है। आखिर क्या वजह रही कि दिन दहाड़े इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और ये हत्यारे कौन है? इंतहा हो गई इंतजार की। जी हां, बैठक के लिए इंतजार हो रहा था ममता बनर्जी का और इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दास्तान हम आपको तफसील से बताएंगे। उसके पहले हम आपको दिखाते हैं बंगाल और ओडिशा में यास तूफान की तबाही का कैसे जायजा लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद कैसे शुरू हो गई है वहां पर राजनीति भी। हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:55 पर भुवनेश्वर के बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी ने भुवनेश्वर में यास चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान को लेकर बैठक की। इस बैठक में राज्यपाल गणेशी लाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप षडंगी भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा की। ओडिशा सरकार ने पीएम मोदी से कोई राहत पैकेज नहीं मांगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसी वित्तीय मदद की भी मांग नहीं की। नवीन पटनायक ने साइक्लोन से निपटने की दीर्घकालिक इंतजाम की पुरानी मांग को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखा। ओडिशा सरकार ने साइक्लोन से निपटने के लिए जिन 2 दीर्घकालिक समाधानों की मांग की है, उनमें से पहला है डिजास्टर रेजिलिएशन पावर सिस्टम और दूसरा है कोस्टल स्टॉर्म सर्ज प्रोजेक्ट। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ 8 मिनट का वीडियो दिखाया गया। सरकार ने बताया कि नुकसान का आकलन अभी चल रहा है। 7 दिनों के भीतर सरकार इसकी रिपोर्ट सौंपेगी। Honorable Prime Minister always comes during natural calamity to build up confidence among the people and to provide central assistance. Government of Odisha did not claim any specific amount. Government of Odisha acknowledged that centre has given 641 crores, 6 lakhs very recently. ओडिशा में यास तूफान की तबाही का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चक्रवात यास की तबाही की स्थिति देखने सीधे कलाईकुंडा वायुसेना हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। उधर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अपने ट्वीट में लिखा,
चूंकि देश कोरोना महामारी की चपेट में है, लिहाजा हमने केंद्र सरकार पर बोझ डालने के लिए कोई तत्काल वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। हम अपने संसाधनों के माध्यम से ही इस संकट से निपटना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा और बंगाल के दौरे से दिल्ली लौटते ही राहत पैकेज का ऐलान कर दिया। मोदी ने यास तूफान से निपटने के लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें 500 करोड़ रुपए ओडिशा सरकार को तुरंत दिए जाएंगे। पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए भी पीएम मोदी ने 500 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। मृतक परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का भी ऐलान किया गया। यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा तबाही ओडिशा में ही मचाई थी। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 21 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था। यास चक्रवात की चपेट में आकर ओडिशा में 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। ओडिशा में पीएम मोदी के दौरे में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बंगाल में यास तूफान के बाद सियासी तूफान आ गया है। मोहम्मद सुफियान, भुवनेश्वर, आज तक। ओडिशा से प्रधानमंत्री मोदी बंगाल पहुंचे थे। कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर उनकी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक थी, लेकिन बैठक में शुभेंदु अधिकारी का नाम देखकर भड़क गई ममता बनर्जी। बैठक का बहिष्कार कर दिया। ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को इंतजार करवाया। वो एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची भी। मोदी से चंद मिनटों की मुलाकात में तबाही से नुकसान का मसौदा थमा दिया और वहां से चली गई। ओडिशा से उड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लेन पश्चिम बंगाल की सीमा में दाखिल होने से पहले ही सियासी हिचकोले खाने लगा। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले से ही मोर्चा खोल दिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओडिशा की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बैठक का प्रोग्राम था। मोदी के साथ इस बैठक में बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता मिला था। इसी बात पर ममता मोदी से खफा हो गई। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया। আমাদের যেহেতু কলাইকুণ্ডায় যেতে হবে 45 মিনিট টাইম লাগবে এবং আমাদের একটা কাগজ হ্যান্ডওভার করতে হবে, তাই জাস্ট 15 মিনিটের জন্য আমায় যেতে হবে, কারণ আমি মিটিংটায় থাকছি না, রিভিউ মিটিংটায়। আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ডওভার করবো কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। आखिरकार ममता के बगैर ही पीएम मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़, नंदीग्राम के विधायक शुभेंदु अधिकारी और राज्य के अफसरों के साथ करीब 50 मिनट तक बैठक की। बैठक के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रधानमंत्री के इस समीक्षा बैठक में शामिल होना मुख्यमंत्री और अधिकारियों के लिए राज्य और राज्य के लोगों के हितों का विषय था। टकराव का ये रुख बीमार राज्य और लोकतंत्र की निशानी है। बैठक में मुख्यमंत्री और अधिकारियों का भाग न लेना संवैधानिक और कानून के शासन के अनुरूप नहीं है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की समीक्षा बैठक में भाग नहीं लिया, लेकिन वो उत्तरी और दक्षिणी 24 परगना जिले में हवाई सर्वेक्षण के बाद कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गई। एयरफोर्स स्टेशन में समीक्षा बैठक से पहले पीएम मोदी और ममता बनर्जी की अलग से एक बैठक थी। इसका वक्त रखा गया था 2:15 बजे से 2:30 बजे तक का, लेकिन ममता बनर्जी ने मोदी को करीब आधे घंटे का इंतजार करवा दिया। ममता कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची। थोड़ी देर के लिए उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। ममता ने मोदी को एक डॉक्यूमेंट सौंपा और वापस लौट आई। पीएम का साथ मैं और सेंट्रल मिनिस्टर देवश्री चौधरी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, हम लोग का कुछ सुझाव मौका मिला था। जो तबाही हुआ वास के लिए खास करके सुंदरबन एरिया और ईस्ट मिदनापुर का जो छांटे हुए एरिया है बे ऑफ बंगाल का, उसका जो नुकसान हुआ है वो नुकसान के लिए हम लोग ने कुछ रिक्वेस्ट किया। प्रधानमंत्री ने सब गंभीरता का पूर्वक उन्होंने सुना, कुछ काम निश्चय करेगा। ममता मोदी से मिली और फौरन हेलीकॉप्टर से दीघा तक की तरफ निकली। ममता ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दी। ट्वीट में उन्होंने लिखा,
हिंगलगंज और सागर में समीक्षा बैठक करने के बाद मैंने कलाईकुंडा में माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें पश्चिम बंगाल में चक्रवात के बाद की स्थिति से अवगत कराया। उनके देखने के लिए हमने तबाही की रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है। मैं अब दीघा में राहत और बचाव कार्य की समीक्षा करने के लिए आगे जा रही हूँ। যাই হোক, এটা প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আমি এটাই বলে এসেছি যে আপনি আমার সাথে মিট করতে চেয়েছিলেন, তাই অত দূর থেকে আমি এসেছি এবং আপনাকে মিট করে আমরা এই কাগজটা আমি এবং আমার চিফ সেক্রেটারি মিলে দিয়ে গেলাম এবং আমাকে দীঘায় যেতে হবে, যেহেতু দীঘায় আমার যাওয়ার কথা আছে, তাই আমি अपना परमिशन नहीं बेरिए जाच्छी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मीटिंग होता है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जहां पर ममता बनर्जी ने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास। ये मीटिंग कालाईकुंडा एयर बेस में हो रहा था आज ही कुछ देर पहले, जहां पर एक रिव्यू मीटिंग होने वाला था। ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया था कि वो इस रिव्यू मीटिंग का पार्ट नहीं बनेंगी, लेकिन एक स्पेशल टाइम उन्होंने ले लिया था प्रधानमंत्री के साथ, जहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आमने सामने होते हैं। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्टेट की तरफ से सबमिट किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तो मोदी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को तूफान से निपटने के लिए 20,000 करोड़ रुपए का मसौदा पकड़ा दिया। কালাইকুন্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তার মধ্যে দুটো রিপোর্ট ভালো আমরা রেখেছি, অন্যান্য যা হয়েছে সেগুলো তো আছেই, সেগুলো প্রায় 20,000 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। তাছাড়াও দুটো স্কিম আমরা দিয়েছি, যে একটা দীঘা ডেভেলপমেন্টের জন্য 10,000 কোটি টাকার যদি একটা প্যাকেজ করা যায়, আর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যদি 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা যায়। এই 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি, পাবো না হয়তো আমরা কিছুই। ममता बनर्जी के इस तेवर से साफ है कि वो नंदीग्राम में शुभेंदु के हाथों हुई अपनी हार भूली नहीं है। साफ ये भी है कि केंद्र और बंगाल के सियासी युद्ध में सीज फायर की अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है। इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। बंगाल में इसके पहले अम्फान तूफान ने जमकर कहर बरपाया था। उसके बाद कई बांध बने थे जो यास तूफान में बह गए। इस बात पर ममता बनर्जी ने अफसरों की क्लास लगा दी। यास तूफान से तबाही को लेकर ममता पूरे फॉर्म में है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जहां पीएम मोदी से कुछ नहीं मांगा, तो वहीं ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 20,000 करोड़ रुपए का मसौदा पकड़ा दिया। यास चक्रवाती तूफान तो गुजर गया, लेकिन तबाही के निशान छोड़ गया। ओडिशा और पश्चिम बंगाल को ये तूफान ऐसे जख्म दे गया है जो आज भी रिस रहे हैं। यास तूफान ने ओडिशा के बालासोर, भद्रक, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, क्योंझर और मयूरभंज में भारी तबाही मचाई है, जबकि पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुरा, दक्षिण 24 परगना और झारग्राम में यास तूफान ने कहर बरपाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने जो मसौदा पकड़ाया है, उसमें उन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले ममता ने राज्य में पुलों, बांधों और सड़कों के टूटने को लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी, जांच के आदेश भी दिए थे। তোমরা মনিটরিং করো, কেন এতদিন টাইম লাগে? না, নো, আমি নিজে দেখেছি, আমি বারবার আমার 10 বার ঘোরা হয়ে গেল, তো আমি দেখতেই পাচ্ছি না কমপ্লিট হচ্ছে। প্রতিবারই বলছে হচ্ছে 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 হচ্ছে, কে করছে না? তো ইরিগেশন করছে। মনোজ, এটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ইনকোয়ারি হবে। ममता ने कल अपने मंत्रियों और अधिकारियों की क्लास लगाई तो आज बंगाल में सियासत खूब गरमाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में लिखा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चक्रवात यास को देखते हुए पश्चिम बंगाल के नागरिकों के साथ मजबूती से खड़े हैं, ममता जी को भी लोगों के कल्याण के लिए अपना अहंकार अलग रख देना चाहिए। पीएम की बैठक से उनकी अनुपस्थिति संवैधानिक लोकाचार और सहकारी संघवाद की संस्कृति की हत्या है। राजनीति एक तरफ और सच्चाई दूसरी तरफ। सच तो यह है कि यास तूफान ने ओडिशा और बंगाल में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है।
तूफान से बंगाल के करीब 3 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 1 करोड़ लोग तूफान की वजह से विस्थापित हुए हैं, जबकि करीब 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि को नुकसान पहुंचा है। जबकि ओडिशा के 128 गांवों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राज्य सरकार ने सभी गांवों में 1 हफ्ते का राशन पहुंचा दिया है। ओडिशा के संवेदनशील क्षेत्रों में 6.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थलों तक पहुंचाया गया है। यास तूफान के जाने के बाद से उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। झारग्राम, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। सड़क से लेकर गांव तक पानी से लबालब है। इंद्रजीत कुंडू के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। दूसरी लहर का कहर जहां कम हो रहा है, वहीं हालात बेहतर होने की उम्मीद बढ़ रही है। लेकिन पंजाब के वन मंत्री सुधरते हालात को बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। मंत्री जी कोरोना पर जीत हासिल करने के कार्यक्रम में शामिल हुए और कुछ ही देर के बाद कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाने वाले शादी समारोह में नजर आए। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਉਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਈ। ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ये है पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब इन दिनों पंजाब को कोरोना मुक्त बनाने के लिए मिशन फतेह 2.0 चला रहे हैं। मंत्री जी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने संगरूर पहुंचे थे, जहां इन्होंने ज्ञानवर्धक बातों की गंगा बहा दी। राज्य में कोरोना विस्फोट के लिए जनता को कटघरे में खड़ा कर दिया। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਉਂ बिना मास्क लाई। और फिर कुछ ही देर बाद जनाब एक शादी समागम में पहुंच गए। एक बार जरा यहाँ की तस्वीर पर गौर कर लीजिए। देखा आपने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कितनी ईमानदारी से हो रहा है। वहीं मंत्री जी कैप्टन साहब के मिशन कोरोना फतेह 2.0 को कितनी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना पर उन्होंने कितनी फतह पाई है, इसका हिसाब लेने जब पत्रकार यहाँ पहुंचे तो इनका शौर्य देख लीजिए। नहीं बंदे कितने हैं जी फंक्शन च मंत्री जी? 10 तो थोड़े फोर्स के बंदे ने। नहीं आ किन्ने बंदे आ मैदान च इत्थे जी? नहीं चलो तुसी तो कल्ले आए हो, आ देखो ਤੁਹਾਡੀ फोर्स है जी करन नहीं एक मिनट प्लीज नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਸਕ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ। ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ। 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। वाह मंत्री जी वाह, आपकी खुशी खुशी और जनता की खुशी कोरोना प्रोटोकॉल की पाबंद, क्या बात है। आखिर आपकी सरकार ने ही तो नियम बनाया कि पंजाब में शादी समारोह में 10 लोग से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। मैरिज हॉल वाले इसकी इजाजत नहीं दे सकते, अगर दी तो उन पर जुर्माना लगाया जाता है। वहीं शादी के आयोजकों पर मुकदमा भी होता है। कई लोगों की शादियां तो इन पाबंदियों की वजह से ही टल गई, लेकिन पंजाब में आपके जैसे मंत्रियों के होते शायद नियम और कायदे आम जनता के लिए ही हैं। आप लोगों को तो इतनी छूट मिली है कि खुद शादी समारोह में जाकर नियमों की धज्जियां उड़ाए और सारा दोष जनता पर मर दे। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦ ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ 20 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਉਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਲਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਾ ਲੋਕ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, 15 ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਸ਼ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, 21 ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। तो सारी प्रॉब्लम इस वजह से है कि लोग कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही ज्ञान मंत्री जी कुछ देर पहले संगरूर के इस कार्यक्रम में दे रहे थे।
जहां जिले के आला अधिकारी मौजूद थे। काश मंत्री जी यहाँ कही गई कुछ ज्ञान की बातें आप खुद भी लागू कर लेते। इस हॉल में जहां 50 से ज्यादा लोग बैठे थे और कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी, वहां मंत्री जी खुद कार्रवाई के आदेश देते। लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भूलकर मंत्री जी ने न केवल जनता के सामने खुद को बेनकाब किया, बल्कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोरोना पर मिशन फतेह 2.0 पर भी धब्बा लगा दिया। अब सवाल पंजाब के मुख्यमंत्री जी से है, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? क्या पुलिस मंत्री साधु सिंह धर्मसोत पर केस दर्ज करेगी? क्या उस शादी समारोह के आयोजकों पर कार्रवाई होगी जहां मंत्री जी पहुंचे थे? अगर नहीं होता तो मतलब साफ है कि पंजाब में कोरोना प्रोटोकॉल के नियम जनता पर लागू होते हैं। मंत्रियों को इसकी धज्जियां उड़ाने की छूट है। बलवंत सिंह विक्की, संगरूर, आज तक। तेलंगाना में भी लोग लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रख रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को जब पुलिस ने पकड़ा तो बच्चों की तरह रोते दिखाई दिए। ऐसे तो आपने बच्चों को भी रोते नहीं देखा होगा, ये तो फिर नौजवान है। लेकिन आदत से मजबूर, तभी आज ये नौबत आई। दहाड़ मारकर रोने के बावजूद पुलिस ने इन पर रहम नहीं किया, खींचकर पुलिस की गाड़ी में चढ़ा दिया। एक एक कर कई लोग इसी तरह कानून के शिकंजे में आ गए। कसूर ये कि ये सभी कोरोना लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। ये तस्वीरें तेलंगाना के पेड्डापल्ली की हैं। तेलंगाना में 31 मई तक लॉकडाउन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 30 मई को कैबिनेट की बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो लॉकडाउन को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बीच पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्ती बढ़ा दी है। उसी सख्ती के तहत इन लोगों को लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमते पकड़ा गया। सुबह के 10 बजे पुलिस ने इन्हें घेरा और फिर अपने साथ ले गई। गुरुवार को रामागुंडम पुलिस इन लोगों को कोविड आइसोलेशन सेंटर ले गई। कुछ घंटे बाद पुलिस ने इन लोगों को छोड़ भी दिया, लेकिन अब पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर किसी को बेवजह घूमते पाया गया तो उसे 15 दिन के क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा।